हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, आज हम कक्षा 10 जो कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पाठ का नाम है औद्योगिकरण का युग। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना देरी के हुए। थोड़ा हम आपको मोटिवेट कर दें। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, आप हमारे साथ लगे रहिए और कोशिश करते रहिए। अब आपकी सफलता निश्चित है। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ऐसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या है औद्योगिकीकरण युग। क्या है पूर्व औद्योगिकरण। यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। तो एक चीज़ तो बात साफ हो गई कि पहला कारखाना उद्योग कहाँ लगा था, यूरोप में, क्योंकि यूरोप का नाम लिया है। यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने। इस अवधि में शहर के व्यापारी गांव में बने हुए सामान खरीदते थे। व्यापारियों का गांव पर ध्यान देने का कारण शहरों में जो ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड होते थे वे काफ़ी शक्तिशाली होते थे। इस तरह के संगठन प्रतिस्पर्धा कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे और नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। इसलिए व्यापारियों के लिए शहरों में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। इसलिए वे शहरों की बजाय गांवों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। चलिए ब्रिटेन में पूर्व औद्योगिकीकरण के लक्षण। गांव के किसानों को व्यापारियों द्वारा पैसे दिए जाते थे। वे उन किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। गांव में जमीन की कमी होती जा रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतें ज़मीन के छोटे टुकड़े से पूरी नहीं होती थी। किसानों आय के अतिरिक्त संसाधनों की तलाश में रहते थे। किसान आय के संसाधन तलाश में रहते थे। पूर्व औद्योगिकरण के समय एक प्रकार से विनिमयों का जाल फैला हुआ था जिसे व्यापारी लोग नियंत्रित करते थे। सामान का उत्पादन वैसे किसानों द्वारा किया जाता था जो कारखानों की बजाय अपने खेतों में काम करते थे। अंतिम उत्पाद कई चरणों से गुजरता हुआ लंदन के बाजारों तक पहुंचता था। लंदन से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाता था। कारखानों की शुरुआत। देखिए कारखानों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कारखानों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। चलो देखो, अब देखो कारखानों की शुरुआत इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था। 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई। कारखानों से लाभ। कारखानों ने श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ा दिया। नई मशीनों की सहायता से एक श्रमिक अधिक मात्रा में बेहतर उत्पाद बना सकता था। औद्योगिकीकरण मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुआ। श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना गांवों की तुलना में कारखानों में अधिक आसान हो गया। औद्योगिक परिवर्तन की गति। ब्रिटेन में सूती कपड़ा और धातु उद्योग
सबसे गतिशील उद्योग थे। औद्योगिकरण के पहले दौर में 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में हुआ। 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। यह सूती कपड़े की निर्यात का दोगुना था। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बाकी क्या कर रहे हैं। 19वीं सदी के अंत तक वो कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप में उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में भी नियोजित था। इससे यह पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को विस्तारित नहीं कर पाए थे। सूती कपड़ा और धातु उद्योग पारंपरिक उद्योगों में बदलाव नहीं ला पाए, लेकिन पारंपरिक उद्योग में भी कई परिवर्तन हुए जो बड़े ही साधारण से दिखने वाले, लेकिन नई खोजों के कारण इस तरह के उद्योगों के उदाहरण खाद्य संस्करण, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, कांच, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर आदि। नई तकनीकों को पैर जमाने में काफ़ी वक्त लगा। मशीनों की ऊंची कीमत और महंगे मरम्मत के कारण व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। नई मशीनें उतनी ही कुशल नहीं थी जैसा कि अनेक आविष्कारों या निर्माताओं द्वारा दावा किया जाता था। इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य का एक आम श्रमिक कोई मशीन चलाने वाला नहीं बल्कि एक पारंपरिक कारीगर या श्रमिक होता था। मानव शक्ति मानव शक्ति और भाव की शक्ति उस जमाने में की कोई कमी श्रमिकों की नहीं थी। श्रमिक की अच्छी आपूर्ति के कारण श्रमिकों की कमी, अधिक श्रमिक जैसी कोई समस्या नहीं थी। इसलिए व्यापारी और उद्योगपति महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझते थे। मशीन से बनी चीज़ें एक जैसी होती थी और वे हाथ से बनी चीज़ों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों को अधिक पसंद करते थे, लेकिन 19वीं सदी के अतिरिक्त अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। वहाँ श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण ही एकमात्र सस्ता रास्ता बचा था। श्रमिकों का जीवन। काम की तलाश में भारी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। नौकरी मिलना इस बात पर निर्भर करता था कि किसी के कितने अधिक दोस्त या रिश्तेदार पहले से ही वहां काम पर लगे हैं। अब होता क्या था, अगर आपका वहाँ पे है, अगर कहीं आप काम करने जा रहे हो, अगर वहाँ पे है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ भी ऐसे होता था। रिश्तेदार पहले से ही वहाँ काम पर लगे हैं। जिन लोगों की शहरों में जान पहचान होती थी उन्हें नौकरी मुश्किल से शहरों में जान पहचान नहीं होती थी उन्हें नौकरी मुश्किल से मिलती थी। कई लोगों को नौकरी पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। ऐसे लोगों को अपनी रातें पुलों या रैन बसेरों में बितानी पड़ती थी। कई निजी लोगों ने भी रैन बसेरा बनवाए थे। गरीबों के लिए बनी पुअर ला अथॉरिटी ऐसे लोगों के लिए कैजुअल वार्ड की व्यवस्था करती थी। कई नौकरियां साल के कुछ गिने चुने महीनों में ही मिलती थी। जैसे ही वे व्यस्त महीने समाप्त हो जाते तो बेचारे गरीब फिर से सड़क पर आ जाते थे। उनमें से कुछ तो अपने गांव लौट जाते थे, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही रुक जाते थे ताकि छोटे मोटे काम पा सके। 19वीं सदी
की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ था? 19वीं सदी की शुरुआत में श्रमिक थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन विभिन्न क्षेत्र के आंकड़े करना प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि उनमें हर साल काफ़ी उतार चढ़ाव होता था। किसी भी श्रमिक के जीवन स्तर पर नियोजन की अवधि का पूरा असर पड़ता था। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी लगभग 10% अधिक गरीब हुआ करती थी। आर्थिक मंदी के बारे में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। देखिए, आर्थिक मंदी के बारे में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75 के बीच प्रतिशत के बीच हो जाती थी। कई बार बेरोजगार के डर से श्रमिक लोग नई तकनीक और जमकर विरोध करते थे। इस उदाहरण के लिए, जब स्पिनिंग जेनी को लाया गया तो महिलाओं ने इन नई मशीनों को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि वे हाथ से कताई करके अपना गुजारा करती थी। 1840 के दशक के बाद शहरों में भवन निर्माण में तेजी आई। इससे रोजगार के नए अवसर उदित हुए। 1840 में यातायात के क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या दूनी हो गई, जो आने वाले 30 वर्षों में फिर से दूनी हो गई। भारत में कपड़ा उद्योग का युग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस जमा लिया था। इस अवधि में व्यापार के तब तक रह चुके केंद्रों जैसे सूरत और हुगली का पतन हो चुका था। इसी दौरान व्यापार के नए केंद्रों जैसे कलकत्ता और मुंबई का उदय हुआ। जब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित कर ली, तो इसे व्यापार पर अपने एकाधिकार को जताना शुरू कर दिया। कंपनी ने कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए तत्कालीन व्यापारियों और दलालों को उखाड़ना शुरू किया, इनसे बुनकरों पर सीधा नियंत्रण बनाने की कोशिश की। इस काम के लिए लोगों का वेतन पर रखा गया। ऐसे लोगों को गुमास्ता कहा जाता है। गुमास्ता का काम था बुनकरों के काम की निगरानी करना, आने वाले माल का संग्रह करना और कपड़े की क्वालिटी की जांच करना। ये किसका काम था? गुमास्ता काम। कई बार पूछा गया है एग्जामों में, गुमास्ता क्या होता है। अब कंपनी यह कोशिश करती थी कि बुनकर किसी दूसरे ग्राहक के साथ डील न कर ले। इस काम को एडवांस के सिस्टम द्वारा पुख्ता किया जाता था। इस सिस्टम के तहत बुनकरों को कच्चे माल खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता था। जब कोई बुनकर कर्ज ले लेता था तो फिर वह किसी अन्य व्यापारी को अपना माल नहीं बेच सकता था। एडवांस के इस नए सिस्टम में बुनकरों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी। पहले अपने खेतों पर कुछ अनाज उगाया करते थे, जिनसे उनके परिवार का काम चलता था। अब उनके पास खेती के लिए समय नहीं बचता और अपनी ज़मीन काश्तकारों को देनी पड़ती थी। पारंपरिक व्यापारियों के विपरीत गुमास्ता बाहरी आदमी होता था, जिसका गांव में कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं होता था। वह सिपाहियों और चपरासियों के साथ आता था और समय पर काम पूरा न होने की स्थिति में बुनकरों को दंड भी देता था। गुमास्ता अक्सर हेकड़ी दिखाया करता था। गांव में कई बार गुमास्ता और बुनकरों के बीच लड़ाई हो जाती थी। एडवांस के सिस्टम के कारण कई बुनकर कर्ज के जाल में फंस गए। कर्नाटक और बंगाल के कई स्थानों पर तो बुनकर अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए ताकि अपना करघा लगा सके। कई बुनकरों ने एडवांस लेने से मना कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी और खेती करने लगे। चलिए देखिए अब क्या है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्या है?
मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। 1811 से 12 भारत में से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी, जो कि 1851 आते आते 3% रह गई। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं बिके। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला कि ब्रिटेन में बनी चीज़ों को भारत बाजारों में बेचे। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में सूती वस्त्रों का आयात न करके बराबर था, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात 31% हिस्सा सूती कपड़े का था। 1870 के दशक यह हिस्सेदारी बढ़कर 70% हो गई। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखो, भारत में हाथ से बनी सूती कपड़ों की तुलना में मशीनों से बने हुए कपड़े अधिक सस्ते हैं, इसलिए ब्रिटेन से होने वाले आयात के मुकाबले यहाँ के बुनकरों का मार्केट शेयर गिर गया। 1850 का दशक आते आते भारत के सूती कपड़े के अधिकांश केंद्रों में भारी गिरावट आ गई। 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ। 1860 में गृह युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए वहाँ से ब्रिटेन को मिलने वाले कपास की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन को भारत की ओर मुँह करना पड़ा। इससे भारत के बुनकर के लिए कच्चे कपास की भारी कमी हो गई। 19वीं सदी के अंत तक भारत में भी सूती कपड़े कारखाने खुलने लगे। भारत के पारंपरिक सूती कपड़ा उद्योग के लिए यह आखिरी आघात से कम न था। भारत में कारखानों की शुरुआत बम्बई में पहला सूती मिल कारखाना 1854 में बना और बम्बई में बना था। पहला सूती मिल कारखाना बम्बई में 1854 में बना। उसमें उत्पादन में 2 वर्ष के बाद शुरू हो गया। 1862 में 4 मिल चालू हो गए। इस दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गए। कानपुर में 1860 के दशक एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। अहमदाबाद में भी इस अवधि में पहली सूती मिल चालू हुआ। मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो गया। 1862 तक 4 मिल चालू हो गई। ये तो पढ़ दिए। अहमदाबाद में इसी अवधि में सूती मिल चालू हुआ। मद्रास में सूती मिल 1874 में उत्पादन शुरू हो गया। ये तो हो गया। चलो मैं इतना पहले नोट कर लूँ। देखो यहाँ पे शुरू की व्यवसायी कई बिजनेस ग्रुप का इतिहास में चीन के साथ होने वाला व्यापार छुपा हुआ है। 18वीं शताब्दी के आखिर में से ब्रिटिश में ने भारत अफीम का निर्यात चीन को करना शुरू किया और वहां से चाय का आयात करना शुरू किया। इस काम में कई भारतीय व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वे पूंजी लगाते थे, माल मंगवाते थे और फिर माल को भेजते थे। जब उन व्यापारियों ने अच्छे पैसे कमा लिए तो वे भारत में औद्योगिक उपक्रम बनाने के सपने को देखने लगे। ऐसे लोग द्वारिका नाथ टैगोर एक अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1830 से 1840 दशक उद्योग लगाने शुरू किए। टैगोर का उद्योग 1840 में एक व्यापार संकट के दौर में तबाह हो गया, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दौर में कई व्यापारी सफल उद्योगपति हो गए। बम्बई में दिग्गजों पेटिट और जमशेदजी नसेवर जी
टाटा जैसे पारसी लोगों ने अब पहले बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। कलकत्ता में पहला जूट मिल 1917 में मारवाड़ी उद्यमी सेठ हुकुमचंद द्वारा खोला गया था। इसी तरह से चीन में से सफल व्यापार करने वालों ने बिरला ग्रुप को बनाया था। अब देखिए, बर्मा खाड़ी देशों और अफ्रीका के व्यापार नेटवर्क के रास्ते भी पूंजी जमा की गई थी। भारत के व्यवसाय पर ब्रिटिश लोगों का ऐसा सिकंदर था कि उसमें भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर ही नहीं थे। पहले विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्से पर यूरोप की एजेंसियों की पकड़ हुआ करती थी। चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ तक मित्रों नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे।